दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। आज की कहानी में आप सीखेंगे कि जब धोखा मिले तो क्या करना चाहिए। बात पुराने समय की है। नगर में रहने वाले एक व्यापारी का प्रेम विवाह हुआ। उन दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर थी कि उन्हें पूरे नगर का सबसे सुंदर और आदर्श प्रेमी जोड़ा कहा जाता था। उनके प्रेम के किस्से पूरे नगर में मशहूर थे। उन दोनों के बीच इतना प्रेम था कि पूरे नगर में उनके प्रेम की मिसालें दी जाती थी। लोग कहते थे कि प्रेम हो तो इनके जैसा। उस प्रेमी जोड़े के घर का एक नियम था जिसके बारे में सारे नगर को पता था, और वह यह था कि जब रात में पूरे नगर की मसालें बुझ जाती थी तब भी उनके घर के छत के ऊपर एक मसाल जलती रहती थी और वह पूरी रात जलती थी। उनके इस प्रेम के बारे में उस राज्य के राजा रानी को भी मालूम था। उन्होंने भी उनके प्रेम के कई किस्से सुन रखे थे। एक रात राजा साहब अपनी रानी के साथ महल की छत पर खड़े होकर आकाश निहार रहे थे, चांद तारों को देख रहे थे। उसके बाद नीचे अपने नगर को देखा। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन एक मकान की छत पर मसाल जल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद चर्चा शुरू हुई। चर्चा शुरू हुई इस बात पर कि उस व्यापारी का जो प्रेम विवाह हुआ है, लोग उन्हें एक आदर्श पति पत्नी का जोड़ा मानते हैं। लोग कहते हैं कि उनके बीच में अथाह प्रेम है। आखिर ये कैसे हो पा रहा है? ये शादी इतनी सफलतापूर्वक कैसे चल रही है? राजा ने कहा कि सारा जो साथ है वो पति दे रहा है। पूरी निष्ठा, त्याग और समर्पण पति की तरफ से है। पति बहुत समझदार है, उसी की वजह से यह रिश्ता इतना खूबसूरत है। रानी ने कहा, ऐसा नहीं है। पत्नी बहुत समझदार है, वो बहुत ही सुशील और संस्कारी है। उसे समझ है कि रिश्तों को कैसे संभालना है। उसकी वजह से यह रिश्ता इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है। दोनों के बीच में बहस होने लगी। राजा ने कहा, वाद विवाद करने से कोई फायदा नहीं होगा। एक काम करते हैं, एक छोटी सी परीक्षा रखते हैं। रानी ने कहा, ठीक है, क्या करना है बताइए। राजा ने कहा, हम उस व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों की परीक्षा लेंगे और यह पता करेंगे कि उनके बीच कितना प्रेम है और यह प्रेम सच्चा है भी या नहीं। राजा और रानी ने मिलकर एक छोटी सी योजना बनाई। योजना के अनुसार रानी ने अपनी सबसे मुख्य दासी को अगले दिन एक संदेश के साथ उस व्यापारी के पास भेजा। दासी ने उस व्यापारी के पास जाकर उससे कहा कि रानी साहिबा ने मुझे भेजा है और रानी साहिबा का ये संदेश है कि अगर आप। इतना कहकर दासी रुक गई और कहा, मुझे कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है। व्यापारी ने कहा, कोई बात नहीं, आप कहिए, क्या कहा है रानी साहिबा ने? दासी ने कहा, रानी साहिबा कह रही हैं कि अगर आप अपनी पत्नी की हत्या कर दें तो रानी साहिबा आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। वो आपके चरित्र और आपकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गई हैं। वो आप पर मोहित हो गई हैं। व्यापारी ने कहा, आप मेरी तरफ से रानी साहिबा से क्षमा मांगिएगा। उनसे कहिएगा कि 1000 रानियां भी आ जाएं तब भी मैं अपनी पत्नी को नहीं त्याग सकता। मैं जिंदगी भर उसके साथ रहूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। वो दासी ये संदेश लेकर वापस रानी के पास आ गई। अब परीक्षा लेने की बारी थी राजा की, और परीक्षा होनी थी उस व्यापारी की पत्नी की। राजा ने उसी दिन अपने एक करीबी नौकर को एक संदेश के साथ व्यापारी के घर भिजवाया। नौकर व्यापारी के घर पहुंचकर उसकी पत्नी से कहता है कि राजा साहब ने आपके लिए एक संदेश भिजवाया है। राजा साहब ने कहा है कि अगर आप अपने पति की हत्या कर दें तो राजा साहब आपसे विवाह कर लेंगे और आपको हमारे राज्य की महारानी घोषित कर देंगे। व्यापारी की पत्नी ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा कि आज रात में 2 से 3 बजे के बीच में हमारे छत पर जो मसाल जलती रहती है वह बुझ जाएगी, और जब वह बुझ जाए तो समझ जाइएगा कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। राजा साहब से कहिएगा कि मैं उनका यह प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। नौकर यह संदेश लेकर तुरंत राजमहल पहुंचा और राजा से जाकर बताया कि व्यापारी की पत्नी ने तो आपका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और आज रात 2 से 3 बजे के बीच में जैसे ही उसके छत की मसाल बुझेगी वह अपने पति की हत्या कर देगी, ऐसा उसने कहा है। राजा ने फटाफट सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी तैयार की और कहा कि देखिए, हमें बचाव के लिए तैयार रहना है। आप सबको उस व्यापारी के घर के बाहर छुपना है और जैसे ही उसके छत की मसाल बुझेगी तुरंत उस व्यापारी के घर के अंदर जाना है और उसकी जान बचानी है। सबने कहा, ठीक है। रात में राजा महल की छत पर चढ़ा। रानी भी साथ थी। दोनों ये देख रहे थे कि क्या सच में मसाल बुझेगी या नहीं। चौंकने वाली बात यह थी कि रात में 2 से 3 बजे के बीच मसाल बुझ गई। उस रात भी व्यापारी जब रोज की तरह दुकान से घर वापस आया
तो खाना खाने के बाद वे सोने चले गए। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा रोज होता था। लेकिन रात में 2 से 3 बजे के बीच व्यापारी की पत्नी ने अपना काम कर दिया। उसने अपने तकिए के नीचे एक तेज धार वाला खंजर छुपा रखा था और मसाल बुझाते ही उसने उस खंजर से अपने ही पति की गर्दन काट दी। जैसे ही वह मसाल बुझी, राजा के सैनिक तुरंत खिड़की तोड़कर व्यापारी के घर के अंदर गए। उन्होंने उसकी पत्नी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन व्यापारी की जान को नहीं बचा पाए। ये खबर सुनने के बाद उस रात राजा को नींद नहीं आई। सुबह उसका दिमाग गर्म था, गुस्से में था। उसे खुद के ऊपर ही क्रोध आ रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया। उसका महिलाओं को देखने का मन नहीं कर रहा था। उसे स्त्री जाति से नफरत हो गई थी। उसे लग रहा था ये क्या धोखेबाजी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। राजा का क्रोध और मन उसके काबू से बाहर हो गया था। उसने अपने राज्य के सबसे बड़े और बुद्धिमान मंत्री को बुलवाया और कहा, सुनो, अभी मैं जंगल जा रहा हूँ शिकार करने, और शाम को मेरे महल वापस आने से पहले हमारे राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं उन सबके सर कटवा दो, उन्हें फांसी पर चढ़ा दो। नगर की एक भी औरत जिंदा नहीं बचनी चाहिए। ये मेरा आदेश है और तुम्हें ये करना ही होगा। इतना कहकर राजा घोड़े पर सवार होकर तेजी से जंगल की तरफ चला गया और यहाँ मंत्री के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। राजा साहब ने ये क्या उरूल जुलूल सा आदेश दे दिया है। उन्हें स्त्रियों से ही नफरत हो गई है। मंत्री अपने बूढ़े पिता के पास गया, जो कि एक समय में उस राज्य का मंत्री था, और जाकर कहा कि पिताजी, राजा पागल हो गया है। उसने आदेश दिया है कि राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं उन सबके सर कटवा दो, सबको खत्म कर दो। राजा को नारी जाति से नफरत हो गई है। मंत्री का जो बूढ़ा पिता था उसने कहा, बेटा, सबसे पहले तो तुम छुप जाओ, क्योंकि शाम को जब राजा आएगा तो सबसे पहले वो गुस्सा तुम पर ही निकालेगा। मैं राजा साहब से बात कर लूंगा, तुम परेशान मत होना। शाम को राजा शिकार से वापस आया और आकर देखा कि उसके नगर में महिलाएं वैसे ही घूम रही हैं, सब रोज की तरह अपना काम कर रही हैं। यह देखकर राजा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने महल में मंत्री को ढूंढा और नहीं मिला तो उसके घर पहुंच गया। घर जाकर पूछा तो पता चला मंत्री वहां नहीं था। वहां था उस मंत्री का बूढ़ा पिता। मंत्री के बूढ़े पिता के पास राजा गया तो मंत्री के पिता ने कहा, राजा साहब की जय हो। कहिए राजा साहब, कैसे आना हुआ। राजा तो क्रोध से भरा हुआ था। उसने कहा, तुम्हारा बेटा कहाँ गया। मैंने सुबह शिकार में जाने से पहले उसे एक आदेश दिया था, उसने माना नहीं। अब तो मैं सबसे पहले उसी का गला कटवाऊंगा। अब मुझे उससे नफरत हो रही है। मंत्री के बूढ़े पिता ने राजा से कहा, मुझे पता है कि आप क्यों परेशान हैं। आपके एक फैसले की वजह से एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई, और आपके सामने आपको जो लगता था कि प्यार वाला रिश्ता है, वो धोखेबाजी वाला रिश्ता निकला। वो जो धोखा मिला है, आप उससे व्यथित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। इस धोखे वाली घटना ने आपको अंदर से इतना व्यथित और परेशान कर दिया है कि आपको नारी जाति से नफरत हो गई है। आप सभी नारियों को खत्म कर देना चाहते हैं। राजा साहब, आपका आदेश माना जाए उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके पिताजी के समय जब उनका राजपाट था तब उनका प्रधानमंत्री था। मैं आपको उस समय की एक घटना बताता हूँ। बस आप इस घटना को धैर्य से सुन लीजिए, आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। राजा ने कहा, जल्दी बताइए जो भी बात आपके पास है। तो उस मंत्री के बूढ़े पिता ने, जो एक समय में उस राज्य का मंत्री भी था, उसने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उसने कहा, राजा साहब, एक बार मैं आपके पिताजी के साथ शिकार के लिए निकला था। हम रास्ता भटक गए थे। मैं जंगल में अंदर की तरफ चला गया। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी मैंने देखा कि एक योद्धा अपने घोड़े पर सवार होकर मेरे पास आया, एक रस्सी मुझ पर फेंकी और मुझे बांधकर अपने साथ ले गया। मैंने बहुत अपने को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। मुझे पता नहीं था कि कहाँ लेकर जा रहा है। वो मुझे कब्रिस्तान में लेकर गया। जब वो मुझे कब्रिस्तान में लेकर गया तो मुझे लगा कि आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वहाँ एक कब्र थी। उस कब्र के पैरों की तरफ उसने एक गड्ढा खोदना शुरू किया और मुझसे कहा कि चुपचाप इस काम में मेरा साथ दो। हमने मिलकर के वहाँ 2 कब्रें खोदी। मुझे ये तो समझ आ गया था कि उनमें से एक में मुझे दफनाया जाएगा, मेरी मौत होनी निश्चित है। दूसरी में किसको दफनाया जाएगा मुझे पता नहीं था। वहीं पास में ही एक खंडहर घर था। वो जो योद्धा था वो फटाफट दौड़ के उस घर की छत पर गया। मैं भाग ना जाऊं इसलिए उसने मुझे घोड़े से बांध रखा था। खंडहर की छत पर पहुंचकर उसने एक सरकटी लाश वहां से नीचे फेंक दी। मैं डर गया, क्योंकि वो जिसकी भी लाश थी ऐसा लग रहा था कि अभी अभी उसकी हत्या की गई है। वो योद्धा उतरकर वापस नीचे आया और मुझसे कहा कि सुनो,
इसको दफनाना है। वो जो एक कब्र वहां पहले से थी, उसके पैरों की तरफ वाले गड्ढे पर उस सरकटी लाश को दफना दिया गया। राजा साहब, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो दूसरी कब्र है उसमें मेरा सर काटकर मुझे दफनाया जाएगा। लेकिन उस योद्धा ने अपने मुंह पर जो कपड़ा बांधा हुआ था उसे हटाया। वो एक जवान महिला थी, एक अत्यंत खूबसूरत कन्या थी। उसने कहा कि घबराओ मत, मैं जानती हूं तुम कौन हो। तुम इस राज्य के मंत्री हो और मैंने तुम्हें इसीलिए बंदी बनाया है ताकि मेरा संदेश सही जगह पर पहुंच जाए। तुम इस राज्य के राजा को जाकर मेरा संदेश देना कि उनके एक राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वह राजकुमार मुझे पाना चाहता था, इसलिए उसने मेरे पति की हत्या कर दी। ये मेरे पति की कब्र है, जिसके नीचे एक और कब्र हमने खोदी है, और ये जो लाश है ये उसी राजकुमार की लाश है जिसे अभी हमने दफना दिया है। और उसके बाद वो बोलती चली गई कि अब मैं अपना गला काट रही हूँ, अपनी जान दे रही हूँ, और अपने पति के पास वाली कब्र में हमेशा हमेशा के लिए, जब तक नामो निशा रहे हमारा, तब तक के लिए दफन होना चाहती हूँ। ये जिंदगी खत्म करना चाहती हूँ, और अगली बार जहाँ भी हम जन्म लें, जिंदगी भर साथ रहें, इसी तमन्ना के साथ इनकी बगल वाली कब्र में दफन होना चाहती हूँ। मुझे दफन कर दीजिएगा। और ये बोलकर उसने अपना गला काट लिया। राजा साहब, उस दिन मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। उस औरत ने, जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी अपने मृत पति के लिए, उसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। आप इस बात से दुखी और परेशान हैं कि उस व्यापारी की पत्नी ने उसे धोखा दे दिया। आप इस महिला के बारे में सोचिए, जिसने अपने पति के लिए अपनी भी जान कुर्बान कर दी। सिर्फ एक महिला के विश्वासघात और धोखेबाजी की वजह से आप कहां सारी महिलाओं को खत्म करने चले थे। अपने फैसले को बदलिए राजा साहब। राजा को बात समझ आ गई और उसने अपना आदेश वापस ले लिया। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हम सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देकर गई है। हम सब लोग जिनको जिंदगी में कभी ना कभी धोखा मिला है, उस वक्त हम अंदर से टूट जाते हैं और ये मानना शुरू कर देते हैं कि ये दुनिया बड़ी खराब है, ये धोखेबाज और चालाक लोगों से भरी पड़ी है। किसी एक व्यक्ति की वजह से, जिसने हमें धोखा दिया है, हमें लगने लगता है कि ये लड़का खराब है, सारे ही लड़के खराब होते हैं, सारी लड़कियां खराब होती हैं, धोखेबाज होती हैं। हम हर इंसान को एक ही नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। किसी एक धोखेबाज व्यक्ति की वजह से, जिसने आपको धोखा दिया है, बाकियों को भी उसी तराजू में तौलना बंद कीजिए। जिंदगी में हमेशा याद रखिए, अगर इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी इसी दुनिया में हैं। और अगर आपको एक जगह से धोखा मिल गया, आपका एक रिश्ता टूट गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ही धोखा मिलेगा। जिंदगी में अच्छा साथ और प्यार जरूर मिलेगा, ये विश्वास रखिए।